अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो मैट्रिक क्लास का जो है चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और लेक्चर जिसका जो हम टॉपिक आज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिप्रेजेंटेशन है या उनको हम जिस तरह हम लिखते हैं या जिस तरह हम उनको जाहिर करेंगे तो वो हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम एक तरह से आप समझेंगे, हम रिपीट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बन की एलिमेंट होगा। फंक्शनल एलिमेंट कौन सा होगा? कार्बन। उसके बाद सेकंड एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। सेकंड एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। उसके बाद अगर कोई कार्बन किसी और एटम के साथ अटैच होगा तो वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हैलोजन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह सल्फर भी हो सकता है। इसी तरह क्लोरीन वगैरह या कुछ और जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनके साथ भी अगर वो अटैच हो तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ ये बात याद होनी चाहिए कि जिस तरह हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो की एलिमेंट होगा। कार्बन जो है की एलिमेंट होगा, यानी इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। कार्बन का बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हैलोजन ग्रुप जितने भी हैं उनके साथ, यहाँ नाइट्रोजन के साथ, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। यानी इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन ऑक्साइड्स यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसमें भी कार्बन मौजूद है। यहाँ देखिए कार्बोनेट CO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स इसमें भी कार्बन मौजूद है, कार्बाइड्स इसमें भी कार्बन मौजूद है। लेकिन ये जो चीजें हैं इनको हम कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। इनको हम क्या नहीं कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो पांचों हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं, अगर वो खसूसियात, अगर वो फार्मूला, वो यूनिक फार्मूला, वो यूनिक केमिस्ट्री, वो यूनिक प्रॉपर्टीज अगर होगी तभी हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, तभी हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल करेंगे। जैसे यहाँ देखें तो वो कैरेक्टर्स क्या है? वो कैरेक्टर्स ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चार चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहली बात क्या है उनकी कि वो क्या हो? उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फिर क्या हो? स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर क्या हो? कंडेंस्ड फार्मूला। हम एक एक करके सबको देखेंगे। फिर हमारा चौथा जो है वो क्या है? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। यानी ये चार कंडीशनें अगर उसके अंदर होंगी, ये इसके यानी केमिकल प्रॉपर्टीज तभी सेम होंगी। इनके ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? चेंज है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। लफ्ज मॉलिक्यूल आप सबको पता होगा कि दो या दो से ज्यादा एटम अगर आपस में मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने एम्पिरिकल फार्मूला पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े। तो इसका क्या मतलब होगा कि उसमें हम क्या शो करें? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। एग्जैक्ट क्या शो करें? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूलर या इन वन मॉलिक्यूल्स। अगर हम किसी भी फार्मूले में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हम बताएं किसी भी एलिमेंट्स के, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे पास है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ब्यूट का मतलब है कि कार्बन 4। अब यहाँ देखिए तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं, तो हम बताएंगे कितने हैं? 4। कार्बन के एटम्स कितने हैं? 4। और अगर पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितने हैं? 10। तो किसी भी फार्मूले के अंदर अगर हम एग्जैक्ट नंबर बताएं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर हम बताएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्योंकि ये हमने कर ली है तो मैं इसको मिटा के ऊपर कुछ इसके मिसाल में लिखता हूं ताकि आपको बातें और भी समझ आए। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें, जैसे हम लिखते हैं मीथेन। क्या लिख रहे हैं? मीथेन। अगर मैं यहाँ देखूं मीथेन, ये हमने मीथेन लिखा, ठीक है जी। अब मैं पूछूं कि भाई मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट क्या है, तो क्या लिखेंगे? CH4। क्या लिखेंगे भाई? CH4। तो यहाँ अगर मैं पूछूं कि भाई कार्बन के एटम कितने हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ जो है कार्बन के कितने एटम है? 1 एटम।
कितने एटम है भाई, 1 एटम। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, हम कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम। तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हमें पता चला। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको मॉलिक्यूल में पता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह अगर हम कहेंगे इथेन, क्या कहें भाई, इथेन, तो अगर मैं इथेन लिखूं तो इथेन क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2 और H हमारे पास क्या होगा, H हमारे पास क्या होगा भाई, 6, C2H6। आपको पता है कि अल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2, CnH2n+2, यानी n की वैल्यू में H की वैल्यू डबल करें, उसमें 2 ऐड करें। जैसा ये 2 है तो इसका डबल क्या होगा, 4, 4 में अगर 2 हम ऐड करेंगे तो 6। यहाँ अगर हम पूछे तो इसमें कितने एटम्स है कार्बन के, तो आप कहेंगे 2 एटम्स। आप कहेंगे क्या, कितने एटम्स है, 2 एटम्स, एग्जैक्ट हमें पता है। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो हम कहेंगे भाई 6 एटम्स। तो इसी तरह इस चीज का नाम जो है वो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें पता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब ये है कि वो जो एटम है, एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो एग्जैक्टली जो अरेंज हुए वो किस तरीके से अरेंज हुए, वो किस तरीके से अरेंज हुए। एक बात और आपको मैं बता दूं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है। यहाँ मैंने लिखे थे वो मैं बता भी देता हूँ, फिर हम इसको जो है पढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पढ़ा है क्या हो, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। क्या हो, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। हर एक एटम की, जैसे ये एटम है कार्बन, इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इनकी अरेंजमेंट्स क्या होगी, वो कौन बताएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन बताएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरी बात ये है कि हमने ये तय किया कि जब भी हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो वहां क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, चेंज भी हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा क्या होगा, डिफरेंट, हमेशा क्या होगा, डिफरेंट। और अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे या इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे सिंगल लाइन। अगर सिंगल लाइन हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल लाइन है तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल लाइन है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। या हमने पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, अल्केन। ये क्या है, अल्केन। और अगर डबल बॉन्ड है, जहां भी डबल बॉन्ड आए तो कौन सी फैमिली होगी, कौन सा फंक्शन होगा, अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइन। क्या कहेंगे, अल्काइन। ठीक है, ए से देखना है, ए का मतलब होगा तो सिंगल बॉन्ड, ई होगा तो डबल बॉन्ड, वाई से ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहां से याद करें, सिंगल लाइन होगी तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन होगी तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए जरा देखते हैं कि अगर मैं इनकी अरेंजमेंट करूं तो किस तरह हम करेंगे। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं। ठीक है जी, तो आप जरा देखेंगे किस तरह अगर हम किसी भी चीज को स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे। जैसे यहां मिसाल दिया हुआ है, इसी मिसाल को मैं यहां लिखता हूं। ये है एन ब्यूटेन। एन कहते हैं नॉर्मल को, एन किसको कहते हैं, नॉर्मल को। एन किसको कहते हैं, नॉर्मल को। एन ब्यूटेन क्या होगा, एन ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हमें पता है कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, C4 और H का कितना हो जाएगा, 10। C4 और H का कितना हो जाएगा, 10। तो इसको हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहां बना हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बना के आपको दिखा रहा हूं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, सबसे पहले यहां ब्यूट है। ब्यूट का मतलब ये है कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 4। कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। लिखें, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। फिर यहाँ पर है एन। एन का मतलब मैंने पहले ही बताया, सिंगल बॉन्ड। क्या है, तो इनको आपस में एक के साथ अरेंज कर दें, एक साथ अरेंज कर दें। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन होगा वो होगा टेट्रावैलेंट, उसको 4 बॉन्ड चाहिए। कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। जैसे ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, बाकी कितने बॉन्ड बचे, 3। बाकी कितने बॉन्ड बचे, 3। तो 3 बॉन्ड अगर हम इसके पूरे करने हैं तो तीनों किसके साथ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ जाएंगे,
हाइड्रोजन के साथ, तो तीनों हमने हाइड्रोजन के साथ लगा दिए। इसी तरह अगर इसको भी देखें तो इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, बाकी कितने बचे? 3, तो इसके भी 3 बना दो, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो कितने हो गए? 3 इसके। ठीक है, अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से ही है, बाकी कितने बचे? 2 बॉन्ड, तो एक ऊपर और एक नीचे हाइड्रोजन। अगेन इसके भी 2 बने हुए हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है? नॉर्मल का। किसका है? नॉर्मल हम उसको कहेंगे जहां कार्बन सीधे के सीधे अटैच हो, एक ही लाइन। अब जैसे मैंने ये बताया कि इसका जो फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10। तो देखिए गिने नहीं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन को गिने तो 4 नीचे 4 ऊपर 8, और एक यहाँ, तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। लेकिन एक और आप बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं, जैसे हमने ये बनाया, ये हमने बनाया किसका? N-ब्यूटेन का। किसका बनाया? N-ब्यूटेन का। एक और बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का। यहाँ मैंने लिखा भी है आइसोब्यूटेन। अब ये आइसोब्यूटेन किसको कहते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। आइसोब्यूटेन हम उसको कहेंगे, हम उसको कहेंगे जिसमें मिथाइल ग्रुप हो। क्या हो? मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप हो, वो अटैच हो सेकंड नंबर कार्बन पर या सेकंड लास्ट कार्बन पर। क्या हो? यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या हो? सेकंड पर या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, या अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे? जैसे हमने ये लिखा है CH4। क्या हमने लिखा? CH4। ये है मीथेन। ये क्या है? मीथेन। अगर हम इसकी एक हाइड्रोजन निकाल दें, इसकी अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप। इसी तरह अगर ये है C2H6, ये है इथेन। ये क्या है? इथेन। अगर मैं इसकी एक H निकाल दूं तो ये अब हो जाएगा C2H5, तो इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल। अब ये कह रहा है कि अगर सेकंड नंबर कार्बन के साथ या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, सेकंड नंबर कार्बन के साथ या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या अटैच हो? मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। देखिए यहाँ आइसोब्यूटेन का मतलब ये है कि हम 3 कार्बन उठाएं, एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी। अब अगर आप देखें कि यहाँ से ये सेकंड है, कार्बन नंबर सेकंड, और अगर यहाँ से देखें तो ये लास्ट है, ये अब क्या हो जाएगा? सेकंड लास्ट। ये क्या हो जाएगा? सेकंड लास्ट। यहाँ सेकंड के साथ अटैच हो, यहाँ सेकंड लास्ट के साथ। इस कैटेगरी में ये सेकंड भी है और सेकंड लास्ट भी है, तो इसी के साथ हम एक कार्बन अटैच करेंगे। इसके साथ हम क्या अटैच करेंगे? एक कार्बन। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड तो है, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो है, तो इसको अब कितने चाहिए? 3H चाहिए। कितने चाहिए भाई? 3H। तो इसके 3H हो गए। यहाँ इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ है, बाकी कितने बॉन्ड बचे? 3, तो इसके भी 3 बना दो। ओके, और इस कार्बन के अगेन कितने हैं? 3, तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब आ जाओ इस कार्बन के ऊपर, इसका एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, 3 है। अभी इसका एक बच गया, तो एक यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है और ऊपर वाले स्ट्रक्चर क्या सेम है? बिल्कुल सेम नहीं। लेकिन अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो इसमें भी कार्बन कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन को गिने, 3 ये 6, ठीक है, और 3 ये कितने हो गए? 9, और एक ये, तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब ये है जो हमने पहले यहाँ लिखा कि जो भी स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका सेम नहीं होगा। और इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन सा एटम कहां कहां कैसे अटैच हुआ है। जैसे ये देखें, ये हाइड्रोजन कहां अटैच है? इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है, तो हमें हर पोजीशन पे पता चल रहा है कि कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये बात समझ आ गई? अगर किसी को समझ नहीं आई तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो इस तरह हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कर दिया, दूसरा हमने क्या कर दिया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम तीसरा करेंगे जिसको हम कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फार्मूला। क्योंकि हमने ये चीज कर ली है तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है जी।
अब कंडेंस्ड फार्मूला को भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है तो कंडेंस्ड फार्मूला भी आपको आता है। देखिए मैं किस तरह आपको बताता हूं। कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या करेंगे, ये जो बांड वाली लाइन है, कौन सी लाइन, बांड लाइन जो है उसको रिमूव करना है। उसको क्या करेंगे, रिमूव। यहां मैंने लिखा भी हुआ है कि क्या है कंडेंस्ड फार्मूला, बांड लाइन ऑफ ईच कार्बन विल ओमिटेड, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म। जैसे ये देखो यहां पर ये सी और 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, सी और कितने हाइड्रोजन है, 3। तो हम इसका लिखेंगे ना, तो इसको अगर मैं लिखूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, अगर मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखूं, क्या लिखूं, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। अगर मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखूं तो सबसे पहले ये है कि इसके जो बांड है वो खत्म है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बांड जो है, जितने भी इसके बांड है वो खत्म कर दो। बांड वाली लाइनें जितनी भी हैं वो खत्म कर दो, ये हमने खत्म कर दी, ठीक है। जब हमने ये खत्म कर दी, बांड वाली लाइन जब हमने खत्म कर दी, तो अब आइए जरा इसको हम समझें, ठीक है। यहाँ ये इसका है, अब बांड वाली लाइन हमने खत्म कर दी। अब ये देखिए, ये एक कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो हम ये लिखेंगे CH3, क्या लिखेंगे, CH3, बस लिख लिया। अगेन ये है, ये एक कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, CH2, क्या लिखेंगे, CH2। अगेन ये एक कार्बन है, इसके साथ कितने अटैच है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, CH2, क्या लिखेंगे, CH2। अगेन इस कार्बन को भी देखें, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो उसको हम लिखेंगे CH3। इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। इसको हम क्या कहेंगे, बांड को, लाइन को हमने खत्म कर दिया, जिस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं वो हमने लिख दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे इसको समझा, जैसे ये है हमारे पास मीथेन, ये हमारे पास क्या है, मीथेन, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मीथेन का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है जी। मैं ये इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी हम इसको भी करेंगे आइसोब्यूटेन को, क्योंकि ये हमने हमारे सिलेबस में भी गिवन है, वहां पर हमें डीका तक यानी डीकेन तक गिवन है, लेकिन हम वो सारे नहीं कर रहे, आप वो एक खुद भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो CH4, इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं, क्या लिखूं भाई, स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या लिखूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, C, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, यही होगा। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मैं इसको लिखूं कंडेंस्ड फार्मूला में, तो वो भी इसका यही होगा ना, CH4, वो भी क्या होगा, क्योंकि बांड लाइन खत्म हो गई तो क्या आ जाएगा, CH4। इस फार्मूले में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही आ गया, कंडेंस्ड। लेकिन अगर हम लिखें इथेन, क्या लिखें, इथेन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इथेन। अगर इथेन को हम लिखें तो इस तरह लिखेंगे ना, C2 और H का क्या, 6, C2 और H का क्या हो जाएगा, 6, C2 H का क्या हो जाएगा, 6, यही लिखेंगे, C2 और H का क्या हो जाएगा, 6। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें कंडेंस में, तो दो बांड यहाँ लिखेंगे इस तरह, CH2 और CH2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यानी ये जो तरीका है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या है, क्योंकि ये बांड खत्म हो गया तो यहाँ पर C के कितने हो गए, H2, और यहाँ पर भी कितने आ गए, H2। समझ आ गई। अगर यहाँ इसको हम लिखें स्ट्रक्चर फार्मूले में, तो क्या होगा, C, ये C, यहाँ पर H, 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 ठीक हो गया। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा क्या हो गया। अगर हम इसको कंडेंस में लिखें तो ये बांड सारे खत्म, ये बांड, तो ये हम लिखेंगे क्या, CH3। ये हम क्या लिखेंगे, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, H3C। क्या हम लिख सकते हैं इस तरह, यानी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने अटैच है, 3। अगेन फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने अटैच है, 3। तो इस तरह अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला। ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला। भाई समझ आई कि नहीं आई, समझ आई। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। एक और हम करते हैं जो हमने अभी किया है, आइसोब्यूटेन। हमने ये किया है आइसोब्यूटेन। मैं इसको ऊपर से मिटाता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख लें कि आइसोब्यूटेन जो हमने किया है उसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा, उसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले देखें, इनके बांड खत्म करें, इनके बांड क्या करें, खत्म करें, ठीक है।
तो ये बांड खत्म, ये बांड खत्म, ये बांड खत्म, ये बांड खत्म। अगर आपको समझ आ गई ये प्रैक्टिस करने के बाद, तो बांड खत्म करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई ये समस्या नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ये भी खत्म, 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 बांड खत्म। ठीक है, जब बांड खत्म हो गया तो यहां देखिए ये है CH3, ये क्या है CH3, तो हम लिखेंगे भाई ये CH3 है। ये इसका क्या है भाई कंडेंस्ड फार्मूला, ये क्या है इसका कंडेंस्ड फार्मूला, ये क्या है इसका कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, हमने लिख लिया CH3, ठीक हो। अब यहाँ देखिए ये खाली CH है, ये क्या है खाली CH और इसके साथ कोई अटैच नहीं है, खाली CH। अब इसी CH के साथ क्या अटैच है CH3, क्या अटैच है, तो इसके साथ जो CH3 अटैच है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, उसको हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में। ये बात याद होनी चाहिए, अगर किसी के साथ CH3 अटैच है तो उसको हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। अगेन जो लाइन में नहीं है, जो ब्रांच में नहीं है, तो ये फिर हम बेसिक हमेशा लिखेंगे, तो इसको हम CH3 बेसिक। तो ये हमारा क्या हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। तो हमने क्या सीखा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट, क्या एग्जैक्ट अरेंजमेंट। और अगर है कंडेंस तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो बांड है वो अलग कर देंगे और बाकी उनको जो टुकड़े टुकड़े में लिखे हुए उनको मिलाकर हम लिख देंगे। अभी लास्ट है जिसको हम कहते हैं डॉट या क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, डॉट या क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो अगेन हम इसको ही उठाएंगे ताकि हमें जो है वो चीजें पता चले। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि दोबारा से हम इनको बनाएंगे एक दफा फिर, ताकि आपको तीनों या चारों जो भी है समझ में आ जाएगी। डॉट या कंडेंस या स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो हम लिखेंगे ये है डॉट, या हम इसको क्या कहेंगे क्रॉस, ठीक है जी, या हम इसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब इन नाम को याद कर, इन नामों को ही याद कर। इसका मतलब क्या है कि इसमें डॉट होगी, इसमें क्या होगी डॉट, डॉट होगी, तो इसी वजह से इसको हमने नाम क्या दिया डॉट। दूसरा क्रॉस, इसका मतलब है इसमें क्रॉस साइन होगी, इस वजह से इसका नाम है क्रॉस फार्मूला। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसमें हम जो डॉट और क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, किसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, किसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अगेन ये आ जाए, ये तो हमने यहां बनाया है एन ब्यूटेन, क्या हमने बनाया है एन ब्यूटेन, इसको ही उठाते हैं, ठीक है एन ब्यूटेन। अगेन मैं इसकी शक्ल भी बनाऊंगा ताकि चारों चीजें हम एक दफा रिपीट कर लें, चारों चीजें, ठीक है। तो एन ब्यूटेन हम क्या बता रहे हैं एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है। अगर मैं इसका लिखूं मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या लिखूं भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C4 और H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक हो गया। अगर मैं लिखूं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या लिखूं भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है जी। इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं एन ब्यूटेन का, क्या लिखूं भाई एन ब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो हम क्या लिखेंगे C और C, चार दफा C, क्योंकि ब्यूट है, ब्यूटेन का मतलब है कि चार दफा चार दफा कार्बन, और N का मतलब है सिंगल बॉन्ड, N का मतलब क्या है ANE, वो वाला N नहीं ABCD वाला ANE, ठीक है, तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। अब इसके साथ तीन हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन ऐड कर दो, और बाकी जो बचे इनके साथ दो हाइड्रोजन, इनके साथ दो हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी वैलेंसी है 4 टेट्रा वैलेंस। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया। अभी इसका कंडेंस फार्मूला, इसका हम क्या बनाएंगे कंडेंस फार्मूला। दोबारा मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक दफा फिर से ये लेक्चर समझ आ जाए। तो कंडेंस फार्मूले का मतलब क्या है कि ये बांड खत्म, ये बांड खत्म। तो C के साथ कितने H अटैच है 3, तो हम लिखेंगे CH3। यहां C के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है 2, तो CH2। यहां C के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है 2, तो अगेन CH2। यहां C के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है 3, तो अगेन CH3, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ डॉट के साथ या क्रॉस के साथ। अगेन देखिए सबसे पहले हम चार यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये है हमारा क्या डॉट या क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, या क्या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब यहां देखें बहुत ही आसान, सबसे पहले कार्बन को उठाओ, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा,
अब एक को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के साथ, दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस के साथ। बीच में जो सिंगल लाइन है बांड वाली लाइन वो नहीं आएगी। देखिए ये डॉट देते हैं, एक डॉट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कितने आ गए? 4। अब ये इसका बांड इसके साथ है तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रॉस। यहाँ क्या आ जाएगा? क्रॉस। इसका बांड इसके साथ है तो ये क्या देगा? क्रॉस। इसका बांड इसके साथ है तो ये क्या देगा? क्रॉस। ठीक हो गया, इनके चारों के बांड आ गए। ये बात समझ आ गई? ठीक है, जहां पर लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन, इस लाइन में एक को डॉट से शो करते हैं और एक को क्रॉस से। एक को किसी को भी डॉट से शो कर सकते हैं, किसी को भी क्रॉस के साथ, कोई इसमें मसला नहीं। याद है, अगर मैं इसको डॉट से करता हूं तो हाइड्रोजन वाले को किससे करूंगा? क्रॉस से। इसको डॉट से करता हूं तो हाइड्रोजन वाले को क्या करूंगा? क्रॉस से। अगेन इसको डॉट से करता हूं तो हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से, क्योंकि 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन और ये क्रॉस, दूसरी हाइड्रोजन और ये क्रॉस। ठीक है, इसी तरह इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए तो क्रॉस और इसका डॉट, और इसका डॉट तो हाइड्रोजन का क्रॉस। ठीक है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए तो एक हाइड्रोजन का क्रॉस और डॉट, दूसरी हाइड्रोजन का क्रॉस और डॉट, तीसरी हाइड्रोजन का क्रॉस और डॉट। भाई ये बात समझ आई आपको? आसानी के साथ कि नहीं समझ आई? सबको समझ आ गई? एक हम छोटा भी इसमें कर देते हैं, बहुत ही आसानी के साथ हम इसको, एक बहुत ही छोटा, वो हम क्या करते हैं? मीथेन का, मीथेन काम करते हैं। देखिए ये हमारे पास है मीथेन, ये हमारे पास क्या है? मीथेन। मीथेन में क्या है? CH4। मीथेन में क्या है? CH4। अब हम इसका सिर्फ क्या बनाएंगे? डॉट, क्रॉस और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो वैसे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा? इस तरह CH और H और H और नीचे भी H, यहां तक। लेकिन अगर हम इसको डॉट क्रॉस के साथ करें तो इस चीज को खत्म करें, एक को डॉट कर दें, एक को क्या कर दें? डॉट। तो यदि कार्बन वाली साइड को हम क्या कर रहे हैं? डॉट। कार्बन वाली साइड को हमने क्या कर दिया? डॉट। और हाइड्रोजन वाली साइड को क्या कर दें? हाइड्रोजन वाली साइड को हमने क्रॉस कर दिया। बस ये रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरह हमने ये सीखा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके 4 तरीके, उनके क्या है? 4 तरीके, 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला कौन सा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम उनकी अरेंजमेंट एटम्स की किस तरह हुई है वो हम बताएंगे, कि सिंगल बॉन्ड के साथ हुई है, कि डबल बॉन्ड के साथ हुई है, कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ हुई है, और कौन सा एटम किस जगह पर कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तीसरा और एक और बात भी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा वो क्या था? कंडेंस्ड फार्मूला। क्या पढ़ा हमने? कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें हमने बॉन्ड को अलग कर दिया। बॉन्ड को अलग करने के बाद ईच डिस्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट को अलग लिखा। जैसे ये एक अलग यूनिट है, ये क्या है? ये एक अलग यूनिट है, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। इसको हम क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फार्मूला। और जो चौथा और लास्ट है उसको हमने क्या नाम दिया? डॉट, क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसमें हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, या क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को। इसलिए उसका नाम क्या है? डॉट, क्रॉस, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। यहां तक बात समझ आ गई? अगर नहीं आई तो एक और एग्जांपल करें। सबको समझ आ गई? क्लियर है? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें, यानी कि मीथेन से लेकर डीकेन तक सबकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।